Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. Welcome to this channel. I hope इस टाइम तक आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई होगी क्लास 12th एग्जाम्स के लिए। आपने सारे टॉपिक्स एक बार कवर कर लिए होंगे, आपको आइडिया होगा ब्रीफली कि टॉपिक्स हैं क्या क्या और आपको किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग की और प्रेजेंटेशन कि आपको जो भी कंसेप्ट है, आपको जो भी नॉलेज अभी तक है, आप उस नॉलेज के साथ ही अपने एग्जाम में 5 to 8 मार्क्स कैसे ज्यादा ला सकते हैं। इसमें हमारा रोल आता है आंसर राइटिंग का और प्रेजेंटेशन का। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार आते हैं, सवाल करते हैं कि उनको आता तो है, सारा आंसर लिख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको फुल मार्क्स नहीं मिल रहे। या कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें पता तो है क्या लिखना है, लेकिन हम आंसर को प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं कर पाते अपने वर्ड्स में। यहाँ पर काम आती है हमारे पास आंसर राइटिंग और हमारे पास काम आती है प्रेजेंटेशन स्किल्स। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट्स और क्लास में दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 लिखता है आंसर कि depreciation of currency leads to rise in exports because when there is depreciation of currency then more of domestic goods can be purchased by foreign countries, therefore domestic goods become relatively cheaper and hence there is a rise in exports। ये स्टूडेंट 1 लिखता है। स्टूडेंट 2 क्या लिखता है सेम आंसर को कि स्टूडेंट 2 पहले करता है कि डेप्रिसिएशन होती क्या है, वो पहले डेप्रिसिएशन को डिफाइन करता है, फिर वो स्टूडेंट 1 वाला आंसर ही लिखता है एज इट इज, और उसके बाद वो लास्ट में उसी आंसर को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता है कि अर्लियर $1 70 का था तो 70 रुपीज के गुड्स आते थे, नाउ $1 75 का है तो 75 के वर्थ के गुड्स आ रहे हैं। सो गुड्स बिकम रिलेटिवली चीपर एंड मोर ऑफ देम कैन बी डिमांडेड, देयरफॉर एक्सपोर्ट्स विल राइज। अब एज अ टीचर अब आप खुद बताइए कि आपके पास ये दो आंसर्स आए, आप किसको ज्यादा मार्क्स देंगे? ऑफ कोर्स स्टूडेंट 2 को, क्योंकि स्टूडेंट 2 ने बेसिक से लेकर एग्जाम्पल तक सब कवर करा है। इसी को हम कहते हैं आंसर राइटिंग। और मोस्ट स्टूडेंट्स इस आर्ट में, इस स्किल में लैग करते हैं और तभी अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते, जितने मार्क्स डिजर्व कर रहे हैं नहीं पहुंच पाते, डिस्पाइट हैविंग द बेस्ट लेवल ऑफ नॉलेज, बेस्ट लेवल ऑफ क्लैरिटी। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि आपने आंसर्स लिखने कैसे हैं, डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करने हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ट्रू फॉल्स कैसे करने हैं और एमसीक्यूज कैसे करने हैं। सो when you watch this video, make notes of whatever has been given to you, whatever has been taught, whatever tips and tricks have been given, and make the most out of this video. All the best. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉप स्कोरर स्टूडेंट के आंसर्स में डिफरेंस होता है और किस तरीके से हम एक हाई स्कोरर आंसर शीट बना सकते हैं अपनी विद द सेम नॉलेज एंड विद द सेम कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हम अपनी आंसर शीट में किस तरीके से दिखा सकते हैं कि वी आर अ टॉपर स्टूडेंट एंड नॉट एन एवरेज स्टूडेंट, सो दैट द टीचर गिव्स अस मोर मार्क्स एंड व्हेन शी चेक्स शी फील दैट इट्स एन 80 on 80 आंसर शीट। So the first thing which I am going to tell you is answer writing in economics. Answer writing is one of the most crucial aspect, क्योंकि जैसा आप आंसर लिखेंगे आपको मार्क्स वैसे ही मिलेंगे। इस वीडियो में इन पर्टिकुलरली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आंसर राइटिंग से मेरा मतलब है कि आप अपने आंसर को किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हो। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का आंसर एक एवरेज स्टूडेंट कैसे लिखेगा और एक टॉप स्कोरर स्टूडेंट कैसे लिखेगा। तो आंसर राइटिंग यहीं पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप अपने आंसर को दूसरे आंसर से या फिर 10,000 बच्चे या लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो पेपर में बैठने वाले हैं उनसे आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो। आंसर राइटिंग इकोनॉमिक्स में जो बेस्ट वे है उसे मैं कहता हूँ ABCDE। ABCDE। ए का मतलब होता है अजम्पशंस, बी का मतलब होता है बेसिक्स, सी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, डी का मतलब होता है डायग्राम और ई का मतलब होता है एग्जाम्पल्स। आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, आपका वो आंसर ABCD वे में लिखा होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में पूछा तो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट होगा, लेकिन आपको सिर्फ वही कंसेप्ट नहीं बताना है, आपको उस कंसेप्ट का बैकग्राउंड बताना है। बैकग्राउंड मतलब अगर एजम्पशन है कुछ उसमें, जैसे सर्कुलर फ्लो में एजम्पशंस हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट में एजम्पशंस हैं, तो आपको वो एजम्पशंस लिखनी है। और अगर एजम्पशंस नहीं है कुछ भी, तो आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ बेसिक बैकग्राउंड उस कंसेप्ट से रिलेटेड लिखना है। बेसिक से मेरा मतलब है कोई डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन की मैं डेफिनेशन लिखूंगा, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की। उसके बाद मैं अपने मेन कंसेप्ट पर आऊँगा जिसकी मैक्सिमम वेटेज होगी इस मेन कंसेप्ट की, और ये सबसे अच्छा लिखना है।
उसके बाद मैं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए डायग्राम या एग्जाम्पल में से कोई एक दूंगा। डायग्राम या एग्जाम्पल में से कोई एक दूंगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल स्टेट कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आया, मान लीजिए वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट्स। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि डेप्रिसिएशन क्या है, इसको मैं डिफाइन करूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाउ इट इम्पैक्ट्स इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। और उसके बाद मैं एक एग्जांपल दे दूंगा कि पहले हमारे $1 था 60 रुपीज़ का, तो 60 रुपीज़ के वर्थ ऑफ गुड्स परचेज कर पाते थे। अब $1 65 का हो गया है, तो फॉरेनर्स हमारे 65 रुपीज़ के गुड्स परचेज कर पाएंगे। तो इससे हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स होंगे उसकी कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे। ऐसे में अगर एक मनी ऑफ के फंक्शंस की बात करूं जो कि हमेशा आते ही हैं, तो अगर मेरे को कोई भी फंक्शन ऑफ मनी पे लिखना है तो सबसे पहले मैं इसमें उस फंक्शन को डिफाइन करूंगा। फिर मैं उसका बताऊंगा कि बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, मैं बार्टर सिस्टम की वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो उस फंक्शन से रिलेटेड है वो लिखूंगा। और फिर मैं बताऊंगा कि मनी ने किस तरीके से बार्टर सिस्टम के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और लास्ट में मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ या मैं बता सकता हूँ कि इस फंक्शन से इकॉनमी में क्या सिग्निफिकेंट चेंज आया। फॉर एग्जांपल, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन से मनी की पोर्टेबिलिटी बढ़ गई या मनी पोर्टेबल बन गई। ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन से सेल एंड परचेज की जो एक्ट्स थे वो इंडिपेंडेंटली होने लग गए। पहले सेल परचेज साथ में होना होता था बार्टर सिस्टम में, बट अब डिफरेंटली होने लग गए। तो आंसर राइटिंग के अप्रोच में बस यही ध्यान रखना है कि पहले हम कुछ इंट्रो रखें, इंट्रो के बाद हम कॉन्सेप्ट पर आएँ और फाइनली हम अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल या डायग्राम दें। ये हमें यूजुअली 4 और 6 मार्क्स जब क्वेश्चंस आए तो उसमें हमें यही टेक्निक फॉलो करनी है। अगर ऐसी टेक्निक फॉलो करेंगे तो टीचर 4 आउट ऑफ 4, 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स देने के लिए खुद ही उनको देना ही पड़ेगा। कोई इसमें गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि मार्क्स कट करने हैं कहीं पर भी। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स का पे डायग्राम्स अगर क्वेश्चन में मांगे गए हैं, इफ़ इट इज़ आज इन द डायग्राम इज आज इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बोला है स्पेसिफिकली कि डायग्राम बनाने हैं तो बनाने ही हैं, चाहे आता हो ना आता हो तो बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन में डायग्राम, तो आपके पास चॉइस है कि मैं डायग्राम बनाऊं या नहीं बनाऊं। अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो मैं पूरा श्योर होना चाहिए तभी डायग्राम बनाने हैं, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना दिया, भले ही वो मांगा ना गया हो और वो गलत हुआ, मांगा नहीं है क्वेश्चन में लेकिन आपने गलत बना दिया, इनकरेक्ट बना दिया, तो आपको उसमें 0 मार्क्स मिलेगा। और कई बार तो टीचर पूरा क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं डायग्राम देख के। तो डायग्राम तभी बनाना है जब पूरे श्योर हो, वरना नहीं बनाना। इसके अलावा डायग्राम बनाते हुए 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो लेबलिंग प्रॉपर करनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, एक्स एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर है, वाई एक्सिस पे कौन सा है। उसके बाद जो भी कर्व्स बना रहे हैं उन कर्व्स की भी लेबलिंग होनी चाहिए। तो एक तो लेबल करना है और दूसरा ध्यान रखना है कि हम डायग्राम को एक्सप्लेन करें। अपने आप में डायग्राम कुछ नहीं होता जब तक उससे हम एक्सप्लेन ना करें। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन के बाद ही डायग्राम कंप्लीट माना जाता है, भले ही वो 1 मार्क्स का हो डायग्राम, तब भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो डायग्राम बिना एक्सप्लेनेशन के 0 होता है, इसलिए डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन तो करनी ही पड़ेगी। थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। वो ट्रू फॉल्स में कुछ स्टूडेंट सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिख देते हैं। ट्रू फॉल्स में टेक्निक क्या होती है कि आपको रीजनिंग देनी ही देनी है, बिना रीजनिंग के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते। तो आप पहले रीजनिंग देंगे और फिर आप बताएंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। कभी भी ट्रू फॉल्स में हम एग्जाम्पल से स्टार्ट नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी स्टार्ट कर देते हैं कि इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है, और ट्रू से वो शो करते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है। जैसे हम मैथमेटिक्स में करते थे कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, तो हम उसमें लेते थे कि √2 इज रैशनल लेकर हम प्रूव करते थे, तो वो कुछ उसमें इनकरेक्ट आता था, तो हम कहते थे कि हमारी वो अजम्पशन दैट √2 इज रैशनल इज रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज इरेशनल। तो ऐसे यहाँ पे नहीं करना है, हमें यहाँ पे पूरा स्टेट करना है रीज़न के साथ, ट्रू या फॉल्स। कोई एग्जाम्पल बाद में दे सकते हैं, बट मेन पहले रीज़न होना चाहिए। एग्जाम्पल सपोर्ट के लिए दे सकते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट नहीं करना है। अगेन ट्रू फॉल्स में भी जो क्वेश्चन आते हैं, भले ही 2 मार्क्स के हों, उसमें हमें अगर कुछ टेक्निकल वर्ड है तो उसको डिफाइन करिए और फिर अपने ट्रू फॉल्स की रीजनिंग लिखिए। इसमें एग्जाम्पल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट अगर आपको एग्जाम्पल बनाने हैं तो आप दे सकते हैं एग्जाम्पल अपने आंसर को बेटर दिखाने के लिए। इसके अलावा कई बार APC MPC इन कंसेप्ट से आते हैं जिसमें बच्चे
शेड्यूल्स या डायग्राम्स दे आते हैं और उनके वो शेड्यूल्स या डायग्राम्स गलत हो जाते हैं। तो शेड्यूल डायग्राम देने की ज़रूरत तभी है जब पूरा अच्छी तरीके से आता हो। और एपीसी, एमपीसी, कंजम्पशन सेविंग, इनके शेड्यूल्स याद करके जाने चाहिए, जो वैल्यूज़ हैं वो याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता सोचने का। और अगर श्योर नहीं हो तो बिल्कुल भी मत लिखो, ऐसे ही आंसर लिख दो ट्रू फॉल्स के, या किसी 3 मार्क्स 4 मार्क्स में भी शेड्यूल देने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आस्क्ड, क्योंकि शेड्यूल मोस्टली स्टूडेंट्स गलत कराते हैं, डायग्राम भी गलत कराते हैं। और लास्ट चीज़ जो मैं ट्रू फॉल्स में कहना चाहूँगा कि कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मतलब ट्रू फॉल्स स्टूडेंट को पता नहीं होता, कंफ्यूज होते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या, आप कभी भी आंसर स्टार्ट ही मत करो करेक्ट इनकरेक्ट से, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स से, क्योंकि जैसे आप स्टार्ट कर दोगे ट्रू या फॉल्स, अगर वो ट्रू ना हुआ या वो फॉल्स ना हुआ तो वहीं पे आपको 0 मिल जाएगा, आगे वो चेक ही नहीं होगा। तो बेटर वे क्या है कि आप पहले उसके बारे में आपको जितना कुछ पता है वो लिख दो, और लास्ट में आप ट्रू फॉल्स कुछ लिखो ही मत, आपको जितना कुछ पता है वो सब लिख दो, या ट्रू फॉल्स लिखो ही मत, या फिर लिखने के बाद आप अपनी मर्जी से आपको जो लग रहा है कि ज़्यादा इंक्लिनेशन जिस तरफ लग रही है कि ट्रू है या फॉल्स है वो लिखो बाद में। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप श्योर नहीं हो तो आप सिर्फ उस कंसेप्ट को पूरा एक्सप्लेन कर दो और लास्ट में कुछ लिखो ही मत ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको उस कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ 1 मार्क्स आउट ऑफ 2 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही ट्रू या फॉल्स से कर रहे हो तो आपको 0 मिलेगा अगर वो गलत हो गया तो ये था पॉइंट हमारा ट्रू फॉल्स का। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो आने लगे हैं वो है केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस में यूजुअली क्या होता है कि हमारा एक पार्ट तो होता है केस से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड, और जो दूसरा पार्ट होता है हमारा वो होता है चैप्टर से रिलेटेड, मतलब आपकी नॉलेज से रिलेटेड। तो टेक्स्ट वाले में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वर्डिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली अनसीन पैसेजेस की तरह ही टेक्स्ट से पिक करना है और इसमें लिख देना है। जो चैप्टर वाला है वो चैप्टर से रिलेट करना है। 5th पॉइंट आता है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि डेफिनेशंस और डिफरेंशिएट बहुत आ रहे हैं एग्जाम्स में, और दोनों में ही डेफिनेशंस का मेजर रोल है। अगर आप डिफरेंस लिख रहे हैं और उसमें डेफिनेशन नहीं लिख रहे तो मार्क्स कटने के बहुत चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, आपने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट का डिफरेंस लिखा, लेकिन आपने ये बताया कि इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर, इट इज़ प्रोपोर्शनल इन नेचर, इट हैज़ वाइड रीच, इट हैज़ नैरो रीच, एग्जाम्पल्स दे दिए, बट आपने जो मेन डिफरेंस है वही नहीं बताया कि बर्डन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स के ऊपर, तो आपके मार्क्स उसमें कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि डेफिनेशन जो है सबसे मेन होती है डेफिनेशन डिफरेंशिएट में। और वैसे भी डेफिनेशन पर स्टैंड अलोन क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो बुक की जितनी भी डेफिनेशन हैं, जितनी भी नेशनल इनकम से लेकर ADES, मनी बैंकिंग, सारी मैक्रो की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन के ऊपर ही मोस्टली आंसर्स बेस्ड होते हैं। डिफरेंसेस तो डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, तो वो आपको बुक से सारी डेफिनेशन अच्छे से होनी चाहिए। और हर डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन में स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं लिखते। जब गवर्नमेंट बजट बन रहा है तो बजट तो गवर्नमेंट कहना है, तो ऑफ द गवर्नमेंट वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन में एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीट्स, सिर्फ एक्सपेंडिचर और रिसीट्स नहीं, एस्टिमेटेड वर्ड। तो डेफिनेशन बच्चों को लगता है कि उन्हें आती है, बट डेफिनेशन में कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स लिखने ज़रूरी होते हैं, वरना डेफिनेशन गलत हो जाती है। लास्ट में हम बात करते हैं कि आपको पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। पेपर अगर आप सारा पैराग्राफ में लिखोगे तो टीचर को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी, और टीचर शायद इरिटेट हो जाए, वो शायद हर जगह हाफ मार्क्स कट करने लग जाए। इसलिए आपको आंसर्स पॉइंट्स में लिखने हैं, और अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिख पा रहे तो आप पैराग्राफ्स में लिखिए, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ, 3-4 लाइन्स के आप पैराग्राफ्स बनाइए। अगर 3 मार्क्स का है तो 3-4 लाइन्स के 3 पैराग्राफ बना दीजिए। 6 मार्क्स का है तो 3-4 लाइन्स के आप 6 पैराग्राफ बना दीजिए। हर पैराग्राफ मतलब एक तरह से एक पॉइंट होगा। मैक्रो में कोई ऐसा ज़रूरत नहीं होती कि हम कोई हेडिंग दें, हम डायरेक्टली पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हैं विदाउट एनी हेडिंग। लेकिन जब भी हम डायग्राम दे रहे हैं तो डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनेगा, साफ बनेगा, और डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन नीचे लिखनी है, साथ में नहीं लिखनी। ऐसे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल का बेस्ट वे क्या है अटेम्प्ट करने का, कि जैसे हम अकाउंटिंग में अटेम्प्ट करते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूँ PFCE प्लस GFCE, स्टूडेंट्स एक ही लाइन में लिख देते हैं पूरा PFCE प्लस GFCE, ऐसे एक ही लाइन में लिखते जाते हैं। इंस्टेड अगर मैं PFCE, GFCE, नेट एक्सपोर्ट सब अलग अलग लाइन में लिखूँ और उसके सामने अमाउंट्स लिखूँ जैसे अकाउंटिंग में लिखते हैं, और लास्ट में मैं टोटल करूँ, तो मेरी मिस्टेक के चांस भी कम हो जाएंगे और मेरी प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव हो जाएगी। प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि हम लाइन के बीच स्पेसिंग अच्छी करें। बच्चे बहुत कंजूसी से लिखते हैं। बोर्ड्स में शीट फ्री होती है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, जो देना होता है वो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दे दिया होता है। तो शीट्स आप जितनी मर्जी लो, खुल के लिखो, और आपकी शीट में लिखे कि बच्चे ने बहुत सारा लिखा है। दोनों साइड आप मार्जिन ड्रॉ करिए। जब आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर और वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं, बीच में क्वेश्चन नंबर लिखिए। और वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो और आगे लिख दीजिए इसके कि आप सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। और फिर आप
आंसर अटेम्प्ट करिए, हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़िए। डेफिनेशन अगर आप लिख रहे हैं किसी चीज़ की तो आप ऊपर लिखिए, जैसे एक्सटर्नैलिटी आपने लिखा और नेक्स्ट लाइन से आप उसकी डेफिनेशन स्टार्ट करिए। ऐसे करके अच्छी तरह स्पेसिंग करके 7 to 8 वर्ड्स मैक्सिमम एक लाइन में लिखें। ये अगर आप करेंगे तो आपकी चाहे हैंडराइटिंग बेकार भी होगी, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी अपने आप बन जाएगी। इसके बाद बच्चों को एक आते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू में बच्चे कुछ स्टूडेंट ए को लिखते हैं ऐसा ए लिखते हैं कि वो पता ही नहीं चलता ए है, डी है या सी है। मैंने खुद बच्चों के बहुत सारे पेपर्स चेक करे हुए हैं, तो मैंने समझ ही नहीं आता कि वो ए लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम कैपिटल में लिख रहे हैं ए बी सी डी। और हो सके अगर टाइम अलाउ करता है, वैसे तो टाइम काफ़ी है पेपर में, आप ए का फर्स्ट वर्ड और ए का फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड लिख देंगे, बी का फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड लिख देंगे, ताकि बाय चांस अगर टीचर गलती से, क्योंकि इतने सारे पेपर्स होते हैं और हर पेपर में 20 एमसीक्यूज चेक करने हैं, तो कहीं ए का वो बी करके गलत ना कर दें, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए बेटर अप्रोच ये है कि हम फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड लिख दें, या जो भी डिफरेंस है ए बी सी डी में, जो भी डिफरेंस है, जो भी मेन पॉइंट है वो लिखते हैं, जो भी डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी सी डी चारों में फिजिकल डेफिसिट की बात हुई है, चारों में फर्स्ट वर्ड फिजिकल डेफिसिट ही है, तो इंस्टेड ऑफ फिजिकल डेफिसिट जो वर्ड डिफरेंट है मैं उसमें वो वाला वर्ड पर्टिकुलर हाईलाइट करके उस पॉइंट में लिख दूँ। ए बी सी डी ज़रूर कैपिटल में लिखना, स्मॉल में बिल्कुल मत लिखना, और जो करेक्ट पॉइंट है उसका वर्ड हाईलाइट कर देना कि ये वाला पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, कि ये वाला ऑप्शन मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। इसके अलावा पेपर कैसे किस पैटर्न में अटेम्प्ट करना है, मैं कहूँगा कि पेपर आप लास्ट टू फर्स्ट अटेम्प्ट करिए, बट आप सबसे पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करिए। मतलब एमसीक्यू अटेम्प्ट करिए, देन 6 मार्क्स, देन 4 मार्क्स, देन 3 मार्क्स। इसका रीज़न ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम लास्ट में छूट भी रहा होगा तो आपके 3 मार्क्स वाले ही में ही आप जल्दी जल्दी लिखोगे, तो 3 मार्क्स वाले में कम भी चल जाता है, बट 6 मार्क्स वाले में टीचर्स चाहते हैं कि बड़ा लिखा जाए। तो लास्ट में अगर आपके पास कम टाइम भी रह जाएगा तो 3 मार्क्स वाले 3-4 मिनट्स में हो जाएंगे, और 6 मार्क्स में हम ज़्यादा लेंथ चाहते हैं, ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए 6 मार्क्स में, तो इसलिए पहले 6 मार्क्स अटेम्प्ट करने चाहिए, फिर 4, फिर 3। और एमसीक्यू जो है वो 15 मिनट्स में, फर्स्ट 15 मिनट्स जो होंगे आफ्टर रीडिंग टाइम में, उसी में आपके एमसीक्यू अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। दोनों के हो सकते हैं, इंडियन इको के भी हो सकते हैं और मैक्रो के भी हो सकते हैं। 15 मिनट्स में आराम से, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम प्लस 15 मिनट्स ऑफ द मेन 3 आवर्स, तो 30 मिनट्स में आराम से आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। उसके बाद से आप मेन पेपर 6-4-3 मैक्रो का करें, फिर उसके बाद 6-4-3 इंडियन इको का करें। तो ऐसे अगर आप करेंगे पेपर इजीली कंप्लीट होगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी आएगी, आंसर राइटिंग भी अच्छी आ जाएगी, न्यूमेरिकल्स भी आप इजीली चेक कर पाएंगे। और डायग्राम्स का ज़रूर ध्यान देना, डायग्राम्स में अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मत बनाना, क्योंकि डायग्राम से कोई एज अ पर्टिकुलर नंबर नहीं होते अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में पूछा जाए। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो, हाउ यू कैन अप्रोच मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाउ टू यू कैन बूस्ट योर मार्क्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड हाउ यू कैन गेट 3 to 5 marks extra in macroeconomics with the same level of knowledge that you have right now. In the upcoming days, you don't have much time. Don't focus much on economics now because you have already done what was to be done. जितने अब एग्जाम डेज होंगे उसमें सारा रिवाइज करना, और इन सब ट्रिक से एक पेपर मेंटली लिखने की कोशिश करना कि मैं इस पर्टिकुलर ट्रिक से आंसर्स कैसे लिखूंगा, डायग्राम में कहाँ ड्रॉ करूंगा, न्यूमेरिकल मेरे कैसे होंगे। तो एक उस एग्जाम गैप में 1-2 पेपर जैसे मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करना। ऑल द बेस्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर ईजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, पास्ट ईयर के पेपर से ही मोस्टली पेपर बनता है। गुड लक।